आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता, जो आपका प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उत्तराखंड की वैकेंसी आई है, आपको पता ही होगा। उसमें कम से कम 25 नंबर का तो ये पूछा ही जाता है। उसके अलावा राजस्थान में और यूपी में और भी बहुत से ऐसे स्टेट एग्जाम है जिसमें आईपीसी का मेजर पार्ट कवर करता है। आईपीसी आपका कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पुटअप होता है। तो देखते हैं भारतीय दंड संहिता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड कहते हैं। भारतीय दंड संहिता में टोटल 511 सेक्शन है। मतलब इसमें धारा कितनी है, 511 है। तो 511 धारा तो बहुत बड़ी संख्या होती है, तो हम 511 पूरा नहीं पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपका शॉर्ट में होगा, सिर्फ हम प्री पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको डीप में लेक्चर चाहिए और किसी सेक्शन में आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सेक्शन कितने हैं, 511 है। चैप्टर की संख्या है आपका 23 चैप्टर है, 511 सेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 जो नॉर्मली सभी अधिनियम या फिर सभी आपका जो भी लॉ होता है उसमें सेक्शन 1 आपका बात करता है इसके नाम विस्तार। नाम मतलब नाम, इस आप जो पढ़ रहे हो, जो कानून पढ़ रहे हो, इस कानून का नाम क्या है। तो इस कानून का क्या नाम है, भारतीय दंड संहिता 1860। 1860 क्यों है, देखते हैं। क्योंकि ये 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित हुआ। अधिनियमित मतलब ये कोई भी अधिनियम बनाना होता है तो पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद संसद के दोनों सदनों में उसे पारित किया जाता है। जब वहां से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, साइन करता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तब से वह लीगल मान लिया जाता है, अधिनियमित मान लिया जाता है। तो इस अधिनियम पे आपका राष्ट्रपति ने कब साइन किया था, 6 अक्टूबर 1860 में। इसमें भारतीय दंड संहिता को अधिनियमित किया गया था, राष्ट्रपति का साइन हुआ था। पर क्या ये तभी से लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862। आपका जो भारतीय दंड संहिता है, आपको देखिए दोनों पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये पूछा जाता है ये अधिनियमित कब हुआ था, तो 6 अक्टूबर 1860 को। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये लागू कब से हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ था। सेक्शन 1 कंप्लीट। सेक्शन 1 में क्या है, नाम है, उसके बाद क्या है आपका विस्तार। विस्तार मतलब ये जो आपका अधिनियम है ये कहाँ तक लागू होगा, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। तो ये पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू था, लेकिन 2019 के बाद से ये संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत में अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसे आप आईपीसी शॉर्ट में बोल सकते हैं, आईपीसी के तहत आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 कहता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। मतलब आप भारत के अंदर अगर कोई भी अपराध करता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, अगर भारत के भीतर कोई अपराध होता है तो उस अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान है वो किस तरह से दंडित किया जाएगा। तो धारा 2 आपका भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड के बारे में बात करता है, ठीक है। धारा 3 सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपका कहता है भारत के परे भारत में विचारणीय अपराध। भारत में परे पर भारत के विधि में आपका मतलब भारत से बाहर, इंडिया के बाहर कोई भी क्षेत्र है, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्राधिकार है और या फिर मतलब वहाँ जो विधि है वो अगर भारतीय विधि है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार वो विचारणीय अपराध है, तो उस अपराध में कैसे पनिशमेंट होगा, क्या दंड होगा, उसके बारे में धारा 3 बात करता है। तो जैसे कि भारत का कोई नागरिक है, तो नागरिक कहाँ का है, भारत का है, पर मान लीजिए वो कहीं विदेश में रह रहा है या फिर कहीं मतलब ऐसी जगह है जो ऐसे क्षेत्र में रहता है जो भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर है, भारत के क्षेत्र में नहीं आता है, पर वो नागरिक कहाँ का है, भारत का है, और वो कोई अपराध करता है तो वो भी कहाँ दंडनीय होगा, आईपीसी के धारा 3 में ऐसे अपराधों के बारे में बताया गया है। तो 2 क्या बात करता है, भारत के अंदर किए गए अपराधों के बारे, जो अपराध है उसके लिए बात करता है। और धारा 3 भारत के बाहर लेकिन भारतीय
विचारणी। ऐसा नहीं है कि भारतीय विधि में उसका कोई रूल ही नहीं है और भारत के बाहर आप कोई अपराध कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है। वहाँ यहाँ बात हो रही है भारत के बाहर, लेकिन भारतीय जो विधि है उसके अनुसार अगर विचारणीय कोई अपराध है तो उसके लिए आपको धारा 3 देखना होगा, सेक्शन 3 देखना होगा। ओके, देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 आपका बात करता है राज्य क्षेत्रांतिक अपराधों का कर संहिता का विचार। मतलब आपका जो राज्य है, भारत राज्य है, उसके अंदर या मतलब आपके देश की जो सीमा है, आपका जो क्षेत्र है भारत की जो क्षेत्र सीमा है, जहाँ तक भारत की क्षेत्र सीमा आती है, अगर उसके अंदर कोई अपराध होता है तो उस अपराध के लिए क्या दंड होगा, क्या प्रावधान है। धारा 4 आपका कहता है भारत के अंदर नहीं, मतलब भारत जरूरी नहीं हो अपराध भारत के अंदर ही हो, लेकिन जिस जरिए से, मतलब एक होता नहीं है अपराध हो रहा है तो कोई पर्सन करेगा, वो पर्सन किसी माध्यम से करेगा, तो जो माध्यम है या जरिया है वो भारत के क्षेत्रांतिक अधिकार के अंदर अगर आता है और ऐसा कोई अपराध होता है तो धारा 4 में उसके बारे में प्रावधान है। जैसे कि जलयान और वायुयान। जलयान जो है, जलयान आपका भारत में तो ट्रेवल करते ही आप, प्लस भारत का जो वायुयान है, भारत का जो अगर एरोप्लेन है, कोई भारत की कोई नाव है तो भारत के बाहर भी किसी क्षेत्र में वो जा सकती है। अब भारत के बाहर क्षेत्र में अगर गई है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रखा है, भारत में हो रखा है। कहाँ पे, भारत में हो रखा है। तो अगर कोई ऐसा है जलयान या वायुयान है जिसका रजिस्ट्रेशन आप भारत में हो रखा है और उसमें कोई उस जलयान या वायुयान में कोई अपराध होता है तो धारा 4 के अंदर क्या होगा, विचारणीय होगा। धारा 4 के अंदर उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेक्शन 5। धारा 5 कहता है कहाँ इसका प्रभाव नहीं होगा, मतलब आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का, अब तक तो हमने देखा कहाँ कहाँ इसका प्रभाव होगा, ये संहिता कहाँ कहाँ पे लागू होगी, लेकिन अब देखते हैं कहाँ पे इसका प्रभाव नहीं होगा। इसका प्रभाव कहाँ नहीं होगा, सैन्य न्यायालय, मतलब जो भी आपका सैनिक कोर्ट है, जिसे मार्शल कोर्ट कहते हैं, सैनिक हैं, सैनिक का क्या होता है, सैनिक कोर्ट अलग होता है, सैनिक के लिए अलग से कुछ नियम कानून होते हैं, उनकी अलग जज की बैठक होती है। तो सैनिक कोर्ट में, सैन्य न्यायालय में आईपीसी की धारा प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब आईपीसी आपका सैन्य न्यायालय में प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, तो हमने देखा सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 और 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस आपके लेक्चर में मैं वही सेक्शन कवर कर रही हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आपका 511 धारा पढ़ते पढ़ते तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर उतना पढ़ना ही क्यों है, हमें उतना ही पढ़ना होता है स्मार्ट स्टडी करने की, जितना हमें जरूरी है, जितना नॉलेज चाहिए। अगर अदरवाइज आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप बुक भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं। तो फिर देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है लिंग का। लिंग, तो लिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रीलिंग होगी या फिर पुल्लिंग होगा। लिंग के अंदर आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ सकता है, मतलब नर भी आ सकता है, नारी भी आ सकता है। लिंग में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि सिर्फ मेल की बात होगी या फिर फीमेल की बात होगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों की बातें होती हैं, नर और नारी की बात धारा 8 में की गई है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 स्त्री पुरुष, मतलब भारतीय दंड संहिता में अगर किसी जगह पे स्त्री या पुरुष शब्द का यूज किया गया है, इस वर्ड का यूज हो रहा है, तो वहाँ पे स्त्री पुरुष का मतलब होगा अगर स्त्री है तो किसी भी एज की महिला, और अगर पुरुष है तो किसी भी एज का मतलब पुरुष। ऐसा नहीं है कि अगर स्त्री पुरुष है तो उसमें बच्चे छोड़ दिए जाएंगे, बुढ़े छोड़ दिए जाएंगे। स्त्री पुरुष मतलब किसी भी एज की, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर स्त्री की बात की गई है तो 1 साल से लेकर के जब तक वो जिंदा है उस एज लिमिट तक की स्त्री की बात हो रही है। पुरुष की बात हो रही है तो कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 धारा 11 व्यक्ति की बात करता है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के अंदर आपका कोई भी कंपनी, निकाय और संगम, मतलब कोई भी कंपनी है। कंपनी क्या होती है, कंपनी को एक लीगल व्यक्ति माना जाता है ना, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो कोई भी कंपनी है, निकाय है या संगम है, कोई समूह है, तो व्यक्ति के अंदर वो भी शामिल होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए
पार्ले जी या फिर कोई भी ब्रांड है जो कंपनी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना। अगर हमें हम कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं और उस प्रोडक्ट में कोई कमी निकलती है, तो क्या हम प्रोडक्ट के लिए जो हमको सामान बेच रहा है उस पर केस करेंगे? नहीं। अगर प्रोडक्ट में इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम कंपनी पे केस करेंगे, और कंपनी पे केस करने के लिए कम से कम कंपनी की वैल्यू तो होनी चाहिए, कंपनी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो कंपनी भी क्या है, एक व्यक्ति माना गया है, और निकाय और संगम भी एक व्यक्ति है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है लोक। लोक मतलब क्या होता है, समाज का कोई भी वर्ग समुदाय, मतलब कोई भी वर्ग है का समुदाय है, उसे हम लोक के अंदर कवर करते हैं। सेक्शन 14 बात करता है सरकार का सेवक। सरकार का सेवक क्या है, भारत सरकार या राज्य सरकार। मतलब भारत सरकार के अंदर क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर काम करने वाला कोई भी कर्मचारी आपका लोग क्या सरकार का सेवक माना जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो सरकार से पैसे लेता है काम करने के बदले, या फिर कोई कमीशन लेता है, कोई भी क्या लेता है, प्रतिफल अगर सरकार से प्राप्त करता है, तो सरकार का क्या माना जाएगा, कर्मचारी माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 17 सरकार। अब सरकार क्या है, तो सरकार का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य सरकार की बात हो रही है या फिर केंद्र सरकार की बात हो रही है। अगर आईपीसी के किसी भी जगह, आईपीसी में कहीं भी सरकार की बात हो रही है, सरकार वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों, ठीक है। अब 18 सेक्शन 18 भारत। भारत क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में जितना भी एरिया कवर होता है वो आपका भारत के अंदर आता है। सेक्शन 19 धारा 19 बात करता है न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब जज। जज कौन है, जज दीवानी। दीवानी मतलब सिविल कोर्ट, फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट। दीवानी और फौजदारी मामला कोई भी ऐसा जज वो ही, मतलब न्यायाधीश वो है जो दीवानी मतलब सिविल या फिर फौजदारी क्रिमिनल मामले का निर्णय दे, मतलब जो भी क्रिमिनल और सिविल मामलों का निर्णय देगा वो क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा आईपीसी के अंतर्गत। अब देखते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है न्यायालय का, कोर्ट। धारा 20 में कोर्ट की बात की गई है, ठीक है। सेक्शन 21 धारा 21 बात करता है लोक सेवक। लोक सेवक क्या है, सरकार से कोई भी व्यक्ति अगर वह सरकार से सैलरी लेता है किसी काम करने के बदले, या कमीशन लेता है, फीस लेता है, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार का काम करता है, सरकार क्या है, सरकार मतलब आपका केंद्र सरकार, लोक सरकार, मतलब दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सरकार के अंतर्गत दोनों आते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर सरकार का काम करता है, सरकार से सैलरी लेता है, फीस लेता है, कमीशन लेता है, तो क्या कहलाएगा, लोक सेवक कहलाएगा। जैसे कि पुलिस अधिकारी है, बिजली विभाग का कोई व्यक्ति है सरकार से पैसे लेता है, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी है, मतलब आपके भारत के जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, अगर कोई व्यक्ति उनसे सैलरी लेके या फिर कमीशन लेके, फीस लेके उनका कोई कार्य करता है, तो लोक सेवक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 22 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति इसे बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी संपत्ति जिसको आसानी से एक जगह से, मतलब मूवेबल से पता चला, मूव मतलब क्या होता है, हटाना या चलना, मूव करना मतलब हटाना। जैसे कि एक कोई ये पेन है, ठीक है, इसको हम आसानी से इस जगह से यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। पर क्या इस दीवार को हम आसानी से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। तो वे संपत्ति जो आसानी से हटाई जा सके वो क्या है, जंगम संपत्ति होती है, ठीक है। जंगम संपत्ति जैसे कि आपका पेड़। अब बताइए पेड़ क्या है, जंगम संपत्ति है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल। तो पेड़ अगर आप इस पर्पज से लगाते हैं कि इसको काट के हमें लकड़ी बेचना है, ठीक है, तो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप ये सोच के लगा रहे हैं कि हम आम का पेड़ लगा रहे हैं और इससे हम आम खाएंगे, सालों साल आम खाएंगे, तो क्या वही पेड़ क्या हो जा रहा है, वहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जा रही है। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो संपत्ति वहाँ से हटती है या नहीं। जैसे कि घास है, उगती फसलें हैं, क्या है, जैसे कि घास इसी पर्पज से लगाया जाता है कि घास को फिर काटा जा सकता है। उगती फसलें, गेहूं, धान, कोई भी फसल है, क्या है, कोई भी फसल है, तो फसल को
लगाने का पर्पज ये होता है कि एक टाइम के बाद इसमें जब फसल उग जाएगी तो हम इसको काट के वहाँ से हटा देंगे। तो जंगम संपत्ति आपका सेक्शन 22 में डिफाइन है। देखते हैं सेक्शन 23, सदोष अभिलाष। सदोष अभिलाष मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जो अवैध साधन द्वारा कोई लाभ या हानि द्वारा, मतलब कोई ऐसा साधन, मतलब आपका कोई लाभ या हानि प्राप्त करने का जो जरिया है वो साधन ही, आपका जरिया ही क्या हो, अवैध हो। जैसे कि बिहार में दारू बंद है, ठीक है, वहाँ पे दारू पे बैन है। अगर कोई व्यक्ति दारू बेच रहा है तो दारू बेच के या तो प्रॉफिट कमाएगा या फिर लॉस कमाएगा। तो जो प्रॉफिट और लॉस है वो किससे हो रहा है, दारू बेच के हो रहा है। और दारू क्या है, बिहार में बैन है, तो क्या हो गया, अवैध हो गया, इनलीगल हो गया। तो जो चीजें इनलीगल हैं, ऐसे साधनों द्वारा कोई अगर हम लाभ या हानि उठाते हैं तो किसके अंदर आएगा, सदोष अभिलाष के अंतर्गत आएगा। ये धारा 23 में बताया गया, ठीक है, सेक्शन 23। अब देखते हैं सेक्शन 24, बेईमानी से। बेईमानी से मतलब अब अक्सर ही सुनते होंगे कि फला इंसान बहुत बेईमान है, वो बहुत गलत है। तो अगर कोई भी इंसान किसी के, मतलब जैसे कि ये मेरा बोर्ड है और इसको ये मेरे अंडर है, क्या है, मेरे क्षेत्राधिकार के अंदर है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है, या फिर मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति से ऐसी बातें करके कि वो उसे दुगना पैसा दिलाएगा, उसकी कोई संपत्ति ले लेता है, या फिर ये बोल के उसकी संपत्ति ले लेता है कि उसे लाके वापस कर देगा, और उसे वापस नहीं करता है। तो ये संपत्ति कैसे लिया है, बेईमानी से लिया है ना, झूठ बोल के लिया है। तो बेईमानी से मतलब कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को दूषित मन से लेना, ठीक है, बेईमानी से। सेक्शन 25 बात करता है आपका कपटपूर्वक। कपटपूर्वक मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे के पोजीशन में होगी, मतलब दूसरे के अधिकार में होगी, और हम उससे ऐसी बातें करें कि जिस व्यक्ति के अधिकार में वो प्रॉपर्टी हो, खुद से ही उस प्रॉपर्टी को हमें प्रदान कर दे। मतलब यहाँ पे सिर्फ बातें हम ऐसा करें, ऐसा कपट करें, उससे झूठ बोले कि खुद से ही अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दे, तो क्या होगा, कपटपूर्वक। अब देखते हैं धारा 28 सेक्शन 28, कूटकरण। कूटकरण मतलब क्या होता है, नकल करना। नकल, जैसे कि फोटोकॉपी करवाते हैं ना, फोटोकॉपी करवाते हैं किसी भी चीज की, सिर्फ फोटोकॉपी करवाते हैं। तो कूटकरण मतलब किसी भी ऐसी चीज क्या, मूल्यवान चीजों की नकल करना, नकल बनाना, या फिर किसी दस्तावेज का नकल करना। जैसे कि क्या करते हैं, पैसे की नकल करते हैं, नकली नोट चलाते हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा, धारा 28 के सेक्शन 28 के अंतर्गत वो कूटकरण में शामिल होगा। हम देखते हैं सेक्शन 29, दस्तावेज। सेक्शन 29 दस्तावेज मतलब कोई भी ऐसा साक्ष्य जो कोई भी ऐसी चीज है जो आप कोर्ट में एक साक्ष्य के रूप में जिसे आप यूज कर सकते हैं। जो एक ये क्या हो सकता है आपका, ये कॉपी भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, तो दस्तावेज में वो सारे शामिल होंगे। अब देखते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखेंगे। ये बात करता है सामान्य आशय। सामान्य आशय मतलब कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। कई व्यक्ति अगर मिल के कोई एक कार्य करते हैं तो ये समझा जाएगा उन सबका इंटेंशन सेम था। इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, पोस्ट मास्टर का केस है, जिसमें एक पोस्ट मास्टर होता है, वो वहाँ का वो कहीं अपने पोस्ट ऑफिस में बैठा रहता है और 4 लोग जाते हैं और एक उसके सर पे गन रखता है और उससे पैसे ले लेता है। 2 दरवाजे पे खड़े होते हैं, बाहर खड़ा होता है, देखता है कि कोई अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब वो पोस्ट मास्टर जो होता है पैसे देने से इनकार करता है तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर जो गन लेके खड़ा रहता है बंदा, वो उसके ऊपर गोली चला देता है और उससे पोस्ट मास्टर की क्या होती है, जो वहाँ उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या जिसने गोली चलाया सिर्फ वही दोषी है, बाकी जो 3 बंदे बाहर खड़े थे वो दोषी नहीं है। तो समान आशय मतलब इंटेंशन तो सबका सेम था ना, सबका मोटिव सेम था, सब एक ही पर्पज से वहाँ गए थे कि पोस्ट मास्टर से पैसे लेके आएंगे, छीन के लेके आएंगे। तो इस वजह से वहाँ पे सेम
सेम अपराध के लिए, मतलब जो सेम ऑफेंस के लिए सब समान आशय सबका था, ये इस वजह से सबको समान सजा दी गई। मतलब अगर कोई भी अपराध 4 लोग मिलके करते हैं, मतलब एक से अधिक लोग मिलके करते हैं और उनका आशय मोटिव अगर समान होता है तो सब मिलके उस अपराध को करें, या मतलब उस जरूरी नहीं है सबने अगर किसी की हत्या की है तो सब उसको गोली मारेंगे, या फिर चोरी करना है तो सारे मिलके ही वहां से सामान उठाएंगे, पर सब एक पर्पज से वहां गए या फिर वो एक हेल्प की एक दूसरे की, तो वो भी समान आशय के अंदर आएगा। ठीक है, अब धारा 34 आपकी बात करता है अपराध के बारे में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सॉरी, धारा 40 सेक्शन 40 अपराध। ऑफेंस, ऑफेंस क्या है? अपराध हुआ है जिससे विधि ने किसी भी कारण से अवैध, मतलब कोई ऐसा कार्य जिसको विधि ने अवैध घोषित कर दिया हो, इलीगल घोषित कर दिया हो, अगर हम वह कार्य करते हैं तो किसकी श्रेणी में आएगा? अपराध की श्रेणी में वह कार्य आएगा। जैसे कि बहुत से ऐसे कानून होते हैं जो हमारे देश में लीगल होते हैं पर किसी और देश में इलीगल होते हैं, या किसी देश में लीगल होते हैं हमारे देश में इलीगल होते हैं, तो वह कहाँ अपराध इंडिया, अगर कोई ऐसा कार्य जो इंडिया में इलीगल है और अवैध है और कोई उस कार्य को करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। मतलब ऐसा कार्य जो विधि ने जिसे इलीगल घोषित कर दिया, वह क्या किसकी श्रेणी में आएंगे? अपराध की श्रेणी में आएंगे। अब देखते हैं सेक्शन 41 क्या बात करता है? विशेष विधि। विशेष विधि मतलब स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ किसी विशेष विषय पे बनेगा। अगर कोई विशेष विधि है तो विशेष विधि बनाने के लिए क्या चाहिए? विशेष विषय भी चाहिए। अगर कोई स्पेशल लॉ है तो उसे बनाने के लिए स्पेशल सब्जेक्ट भी चाहिए, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, या फिर कोई ऐसा कानून है जो बहुत से ऐसे लॉ है जैसे स्त्रियों के लिए या फिर बच्चों के लिए बनाया गया है, तो वो क्या है? विशेष है ना, उसमें स्त्री विशेष है या फिर बच्चे विशेष हैं। तो कोई भी ऐसा कानून जो स्पेशल, मतलब किसी एक अलग पर्पज के लिए बनाया जाता है, विशिष्ट विषय के लिए बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? विशेष विधि के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका सेक्शन 42 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि मतलब किसी भी क्षेत्र का, ऐसा नहीं पूरे भारत का, कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो सकता है, उस क्षेत्र में अगर कोई रूल है कि जो वहाँ पे लागू होता है, या फिर वही वहाँ का लोकल रूल है, कुछ वहाँ का रूढ़ी है, परंपरा है, तो वह एक स्थानीय विधि के अंतर्गत आती है। और देखते हैं सेक्शन 43 अवैध। अवैध मतलब इलीगल, कोई कार्य जिसे सरकार क्या, केंद्र या राज्य सरकार या हमारे कानून ने, हमारे विधि ने करने से अगर इनकार किया है और वह कार्य होता है तो क्या है? अवैध कार्य है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 44 क्षति। क्षति मतलब नुकसान। अब नुकसान जरूरी नहीं है, नुकसान अगर किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तभी नुकसान माना जाएगा, या फिर क्षति किसी को चोट लग जाती है, इंजरी होती है तो वही क्षति मानी जाएगी। क्षति आपका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। ख्याति मतलब होता है आपका जो रेपुटेशन है, आपकी जो गरिमा है, अगर आपकी गरिमा को कोई नीचा दिखाता है, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो वो भी आप क्षति के अंतर्गत मान सकते हैं। संपत्ति का भी हो सकता है। तो क्षति आपका 4 प्रकार से हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, ख्याति और संपत्ति। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 50। सेक्शन 50 आपकी धारा की बात करता है, धारा को डिफाइन किया गया है सेक्शन 50 में। और सेक्शन 52 में सद्भावना पूर्वक बात किया गया। सद्भावना पूर्वक ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सद्भावना पूर्वक मतलब आपका जो मोटिव था, आपका जो विचार था, वह आपका दोषपूर्ण विचार नहीं था, आपकी इंटेंशन रॉन्गफुल नहीं थी। अगर कोई इंसान कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या फिर उसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है और वह उसका मेंसिटिया मतलब दुराशय की इच्छा नहीं होती है और वो अपराध उससे हो जाता है, तो उसे सद्भावना कोई किसी की भलाई के लिए कोई कार्य करता है तो उसे हम सद्भावना पूर्वक मानेंगे। और सेक्शन 52 के ए में संश्रय और आश्रय की, मतलब जिसे आप आश्रय भी बोल सकते हैं, इससे बताया गया। आश्रय क्या होता है कि अगर कोई अपराधी है, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए कोई लुटेरा है, कोई अपराधी है, रात में आपके घर पे आ जाता है और आप उसको अपने घर में रहने के लिए स्थान देते हैं, कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, मतलब उसको आप क्या करते हैं? आश्रय देते हैं।
तो क्या माना जाएगा कि आप उसे आश्रय दे रहे हैं, आप भी धारा 52 के अधीन आप उसके अपराधी होंगे, क्योंकि आप उसे ये जानते हो कि वो अपराधी है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। आप उसकी हेल्प किसी भी तरीके से पैसे देकर कर सकते हो, उसको सामान देकर कर सकते हो, उसको अपने घर में रख के कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्रकार की उसकी हेल्प करते हुए हो और ये जानते हो कि वो अपराधी है, तो आप भी दोषी माने जाओगे। पर धारा 212 में एक छूट भी दिया गया है। क्या छूट है? अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए जानते हो कि वो अपराधी है, या फिर कोई पत्नी अपने पति के लिए जानते हो कि वो अपराधी है, हेल्प करता है, उसको बचाता है, उसका बचाव करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक।